क्या करेंगे अपन बप्पा रावल की, बप्पा रावल, और बप्पा रावल के बाद अलर्ट पढ़ेंगे, बप्पा रावल के बाद अलर्ट। तो अपन हेडिंग डालेंगे क्या, बप्पा रावल जी। बप्पा रावल पढ़ रहे और मन में जोश होना चाहिए सब। किसको पढ़ रहे हैं अपन? बिल्कुल बप्पा रावल, बप्पा रावल की चर्चा करेंगे आज। तो बप्पा रावल का जो कालक्रम है राजे का, वो 734 ईस्वी से 753 ईस्वी। इनका जो मूल नाम है, मूल नाम, इनका मूल नाम कालभोज है। मूल नाम क्या है? कालभोज। और ये मूल नाम कालभोज किसके अनुसार? राजस्थान के प्रसिद्ध इतिहासकार गौरी शंकर हीरानंद ओझा के अनुसार। किसके अनुसार? डॉक्टर गौरी शंकर हीरानंद ओझा के अनुसार, ओझा के अनुसार। तो इनका मूल नाम क्या है? क्या है मूल नाम? कालभोज। किसके अनुसार? डॉक्टर गौरी शंकर हीरानंद ओझा के अनुसार। अब इसकी बाद अपन जो चर्चा करें वह इनकी उपाधियां। उपाधियां कौन कौन सी हैं, किन किन उपाधियों से ये जाने गए हैं? एक तो इनकी उपाधि रही हिंदुआ सूरज। कौन सी? हिंदुआ सूरज। हमने कल चर्चा की थी कि गोहिल वंश प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। गोहिल वंश प्रतिहारों के सामंत हुआ करते, जो स्वयं राजा बने तो अपने आप को श्री राम के पुत्र कुश का वंशज बताया, है ना, कुश का वंशज बताया था। और मैंने वहां पे एक चर्चा की थी कि इंदुआ सूरज बप्पा रावल की उपाधि भी है। एक उपाधि इनकी इंदुआ सूरज, दूसरी उपाधि इनकी थी राजगुरु। कौन सी? राजगुरु। जबकि राजगुरु उपाधि महाराणा कुंभा की भी है। किसकी है? महाराणा कुंभा। तो एक उपाधि इनकी क्या है? राजगुरु। और एक बात ये भी ध्यान रखनी है नोट लगा के कि राजगुरु उपाधि, राजगुरु उपाधि महाराणा कुंभा की भी है। महाराणा कुंभा की भी है सब, महाराणा कुंभा की भी है। तो इनकी उपाधि पहली हिंदुआ सूरज, दूसरी राजगुरु, और तीसरी जो उपाधि है वह चकवे। चकवे का मतलब कोई चकवा नहीं है, चकवे का मतलब है चारों दिशाएं। तो इनका राज्य जो था वो चारों दिशाओं में फैला हुआ था, इसीलिए इसे कौन सी उपाधि दी गई? चकवे की। तो चकवे का अर्थ होता है जिसका राज्य चारों दिशाओं में फैला हो। एक इनको उपाधि दी है चार्ल्स मार्टन की, चार्ल्स मार्टन। ये चार्ल्स मार्टन की उपाधि दी है ये डॉक्टर सीवी वैद के अनुसार। किसके अनुसार? सीवी वैद के अनुसार। अब आपके दिमाग में आ रहा है ये चार्ल्स मार्टन कौन था? ये एक यूरोपीय सेनापति है। चार्ल्स मार्टन एक यूरोपीय सेनापति है और यूरोप से इसने मुस्लिमों को खदेड़ दिया था। ऐसा ही बप्पा रावल ने किया, अरब आक्रमणकारियों को यहां से खदेड़ दिया, इसीलिए इसे क्या कहा गया? चार्ल्स मार्टन कहा गया। याद रहेगी। तो चार्ल्स मार्टन उपाधि किसकी है? बप्पा रावल की। मूल नाम क्या है? कालभोज। उपाधियां कौन कौन सी हैं? इंदुआ सूरज, राजगुरु, चकवे, चार्ल्स मार्टन। और चार्ल्स मार्टन उपाधि किसने दी है? सीवी वैद ने। चार्ल्स मार्टन कौन है साहब? जो चार्ल्स मार्टन यूरोप की सेना यानी यूरोप से फ्रांस के एक सेनापति हैं। यूरोपीय सेना यानी फ्रांस के एक सेनापति जिन्होंने यूरोप से मुस्लिमों को खदेड़ा था।
ऐसा ही बप्पा रावल ने किया था कि बप्पा रावल ने यहाँ पे अरब आक्रमणकारी आए, उनको यहाँ से खदेड़ दिया। इसीलिए क्या कहा गया, चार्ल्स मार्टिन कहा गया। एक इनकी उपाधि है विप्र। कौन सी? विप्र। और ऐसी अपन गोहिल वंश प्रतिहार वंश में भी एक चर्चा करके गए थे। प्रतिहार वंश में विप्र उपाधि किसकी थी? शाबाश बताइए, क्या हरिश्चंद्र की थी? क्या रज्जिल की थी? क्या नागभट्ट प्रथम या नागभट्ट सेकंड की थी? या हरिश्चंद्र की थी? बिल्कुल हरिश्चंद्र की ही, रोहिल्दी की ही थी। प्रतिहार वंश का आदि पुरुष, संस्थापक, जनक हरिश्चंद्र, जिसका उपनाम था, जिसको रोहिल्दी के नाम से भी जाना गया, और उनकी उपाधि विप्र थे। वहां पे भी अपन चर्चा की गई थी कि विप्र उपाधि बप्पा रावल की भी। तो उस समय हमने एक बात की थी कि विप्र का अर्थ क्या होता है। एक कर्मनिष्ठ और धार्मिक व्यक्ति हो, उसको क्या कहा जाता है? विप्र कहा जाता है। तो धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, कर्मनिष्ठ हो, कर्म के प्रति अड़िग होता हो, जैसे आपकी तरह, है ना। पर आजकल आप अगर कर्म के प्रति अड़िग और मेहनत करते हो तो बड़ा इंटेलिजेंस जीनियस है साहब, है ना। हम थोड़ा सा इंग्लिश का मसाला डाल देते हैं, परंतु कर्मनिष्ठ और धार्मिक व्यक्ति को विप्र कहा जाता है। इस विप्र उपाधि का जो उल्लेख है, विप्र उपाधि का उल्लेख, ये विप्र उपाधि का उल्लेख है कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। कुंभलगढ़ प्रशस्ति या कुंभलगढ़ लेख में। किसमें? कुंभलगढ़ प्रशस्ति में। तो क्यों ना हम थोड़ा सा कुंभलगढ़ प्रशस्ति के बारे में जान ले, आपका मन करे तो, या फिर आगे पढ़ेंगे महाना कुंभा में, थोड़ा यही चर्चा कर लेते हैं कुंभलगढ़ प्रशस्ति के। तो इनकी उपाधियां कौन कौन सी हैं? इंदवा सूरज, राजगुरु, चकवे, चार्ल्स मार्टिन और विप्र। अब थोड़ा सा अपन बात कर लेते हैं कुंभलगढ़ प्रशस्ति की। तो थोड़ा कुंभलगढ़ प्रशस्ति को भी देख लेते हैं, देखिएगा साहब। कुंभलगढ़ प्रशस्ति शिलालेख के ऊपर जो लिखा गया है, शिलालेख पत्थर होते हैं, शिला पे लिखा गया लेख शिलालेख, और उसे ही प्रशस्ति कहा जाता है। उसे ही क्या कहते हैं? प्रशस्ति। ये 1460 में लिखी गई थी, 1460 ईस्वी। किसके काल में लिखी, किसने लिखी, कहां मिली, वर्तमान में कहां है, उल्लेख किसका है, इतना पढ़ना ही तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है। और क्या पढ़ोगे इसमें? तो देखो, पहली बात तो ये महाना कुंभा के काल में लिखी गई, महाना कुंभा ने लिखवाई है, महाना कुंभा के काल में, महाना कुंभा के काल में लिखी गई है। दूसरी विशेष बात है, इसके जो प्रशस्तिकार है, प्रशस्तिकार, वो अतरी और अतरी का पुत्र है महेश है। कहते हैं कि अतरी ने इसको लिखना शुरू किया, परंतु अकस्मात उसकी मृत्यु हो जाती है, उसको पुणे महेश ने किया। पर इस बात को डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा मोहर लगा देता है। वो कहते हैं कि नहीं साहब, सिर्फ अतरी थे, नहीं सॉरी महेश थे। कौन है? महेश। तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति के जो रचयिता हैं वो अतरी और महेश। पर किसके अनुसार? डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा, हीरानंद ओझा के अनुसार, ओझा के अनुसार रचयिता जो है वो महेश है। तो कहां मिली ये प्रशस्ति, कहां पे मिली? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर एक मंदिर है, कुंभ श्याम मंदिर, श्याम विष्णु मंदिर है सर। उस विष्णु मंदिर की दीवारों पे लिखी 5 शिलालेख पे है ये। कितने? 5 शिलालेख। उन 5 शिलालेखों पे लिखित है, संस्कृत इसकी भाषा है। तो यहां पे कहां पे प्राप्त हुई? तो अपने को याद रखना है, ये कुंभ श्याम मंदिर, कुंभ श्याम मंदिर या कुंभ स्वामी मंदिर
और इसी जगह अभी है मम्मादेव का कुंड, इसे मम्मादेव का मंदिर भी कहते हैं। और यहीं पर कुंभलगढ़ में दुर्ग में है मम्मादेव के कुंड या मम्मादेव का मंदिर। और ये पड़ता है राजसमंद, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर से मिला। यहां पे इसकी जो स्थिति थी वो कुंभ श्याम मंदिर जो विष्णु मंदिर है, मम्मादेव का मंदिर भी कहते हैं, राजसमंद में। और इसके ऊपर 5 शिलालेखों पे लिखे गए, 5 शिलालेखों पे लिखे। और इसकी भाषा जो है वो संस्कृत है। कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा। इसके अंदर अगर हम उल्लेख की बात करें, उल्लेख तो एक तो हमने विप्रय उपाधि की बात की। किसकी? विप्रय उपाधि। किसकी? बप्पा रावल की। बप्पा रावल की उपाधि विप्रय। एक इसमें विषम घाटी का पंचानन, विषम घाटी का पंचानन यानी विषम घाटी का शेर राणा हमीर को कहा गया है, राणा हमीर। और साथ ही साथ महाराणा कुंभा की इसमें उपलब्धियां, महाराणा कुंभा की क्या है? उपलब्धियां। चित्तौड़ दुर्ग का भी इसमें उल्लेख है, चित्तौड़ दुर्ग का भी इसमें क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है। तो ये कुछ बातें आप याद रखेंगे, याद रहेगी। आपको याद रखना है कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी में महेश या अत्रि के द्वारा, ऑप्शन में दोनों हो तो ए और बी दोनों देखेगा, अत्रि महेश, अत्रि महेश। पर डॉक्टर गौरीशंकर हीरानंद ओझा कहते हैं कि सिर्फ महेश। स्थिति है कुंभ श्याम मंदिर, मम्मादेव का मंदिर, राजसमंद में 5 शिलालेख, भाषा इसकी संस्कृत है। वर्तमान में ये रखा गया उदयपुर संग्रहालय में। वर्तमान में कहां है? उदयपुर संग्रहालय में, उदयपुर संग्रहालय में रखा गया ऐसा। वर्तमान में उदयपुर संग्रहालय में स्थित है। ये बात आपको याद रखनी है। हमने एक बात पढ़ी थी कि जो बप्पा रावल है वो गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक है। बप्पा रावल गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक और बप्पा रावल गोहिल साम्राज्य का भी वास्तविक संस्थापक। 2 बातें पढ़ी हमने पहले भी, तो वही बातें यहां पे फिर से लिखने का है कि गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है? बप्पा रावल। और गोहिल साम्राज्य का, गोहिल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल। 2 बातें ये याद रखनी है कि गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक है और गोहिल साम्राज्य का भी वास्तविक संस्थापक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो बप्पा रावल का जो लालन पालन हुआ है, बप्पा रावल का लालन पालन, एक और लालन पालन हुए हैं नागदा। कहां पे? नागदा, उदयपुर में। नागदा उदयपुर में, नागदा उदयपुर लालन पालन हुआ है बप्पा रावल का, नागदा उदयपुर। और इनकी जो मृत्यु हुई वो भी नागदा उदयपुर में हुई, यानी इसकी छतरी भी, अगर हम छतरी की बात करें बप्पा रावल की जो छतरी है वो भी नागदा में। और इनकी जो राजधानी रही है वो भी नागदा रही है। नागदा में ही लालन पालन, नागदा में ही राजधानी और नागदा में इनकी छतरी। तीनों बातें याद रहेंगी। लालन पालन भी नागदा में हुआ, नागदा में इनकी मृत्यु होती, नागदा में इनकी क्या है? राजधानी है। ठीक है। अब बात एक विशेष आती कि इनको राज्य की प्राप्ति कैसे हुई, किसकी कृपा से हुई? राज्य प्राप्ति आरित ऋषि की कृपा से होती है। किसकी? आरित या हरित
ऋषि की कृपा से, ऋषि की कृपा से। ये बात थोड़ा बताऊंगा, वृतांत कहानी होगी यहां पे। हरित ऋषि की कृपा से हुई। इसका उल्लेख मिलता है वेदनाथ मंदिर प्रशस्ति, मंदिर प्रशस्ति। ये वेदनाथ मंदिर प्रशस्ति उदयपुर में है। वेदनाथ जी का जो मंदिर है उदयपुर में है, और इस मंदिर के दीवार के ऊपर शिलालेख पे जो लिखवाया गया है वो कहलाई वेदनाथ मंदिर प्रशस्ति। इस वेदनाथ प्रशस्ति के जो प्रशस्तिकार हैं, जो लिखने वाले हैं प्रशस्ति का, वो रूप भट्ट है। रूपे भट्ट है। और ये किसके काल में लिखा गया? उस समय शासक हुआ करते थे मेवाड़ के संग्राम सिंह सेकंड के काल में, द्वितीय के काल में। बात याद रहेगी। यानी बप्पा रावल को राज्य की प्राप्ति होती है हरित ऋषि की कृपा से। उल्लेख मिलता है वेदनाथ मंदिर प्रशस्ति में, ऐसा लिखा हुआ है। और इसके प्रशस्तिकार हैं रूपे भट्ट। साथ ही साथ इसके किसके काल में, ये रूप भट्ट किसके काल में लिखे थे? तो आप याद रखेंगे संग्राम सिंह सेकंड के काल में। याद रहेगी बात। आगे देखो, इस बात का समर्थन कौन करता है कि भैया ये बात सही होगी? इस बात का समर्थन करता है मोहनोद नैन्सी और कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड कहते हैं ऐसा हुआ होगा। मोहनोद नैन्सी भी कहते हैं ऐसा ही हुआ होगा। तो क्या हुआ ऐसा, वो चर्चा करेंगे अपन। इसका समर्थन करता है मोहनोद नैन्सी और कर्नल जेम्स टोड इस बात का समर्थन करते हैं कि इनको राज्य की प्राप्ति जो हुई है वो हरित ऋषि की कृपा से हुई। ये उल्लेख मिलता है वेदनाथ मंदिर प्रशस्ति में, ऐसा लिखा गया है। इस बात का समर्थन करता है मोहनोद नैन्सी और कर्नल जेम्स टोड। अब तक हम बप्पा रावल में क्या पढ़े? इनका मूल नाम था कालभोज, जिसको उसका समर्थन करता है। ये नाम दिया किसने? तो गौरी शंकर हीरानंद ओझा ने। उपाधियों की बात करें तो हिंदवा, सूरज, चकवे, राजगुरु, और एक राजगुरु के बाद आती हैं हिंदवा, सूरज होगी, चकवे होगी, राजगुरु हो गया, विप्र, और एक चार्ल्स मार्टिन जो सीवी वेद के अनुसार। ऐसा अपन पढ़े। इसके बाद हम नेक्स्ट बात की इनका लालन पालन। फिर कुंभलगढ़ प्रशस्ति पढ़ी 1460 में अत्रि महेश लिखते हैं। जबकि महेश के बारे में कौन कहता है? महेश के बारे में कहता गौरी शंकर ओझा कहता कि महेश ने ही लिखा है ना। किसके काल में लिखा है? तो महाराणा कुंभा के काल में महाराणा कुंभा ने ही लिखवाया है, जिसके अंदर दो उपाधियों का विशेष उल्लेख, एक विप्रय मिलते, एक विषम घाटी का पंचानन मिलता। विप्रय उपाधि बप्पा रावल की है, जबकि विषम घाटी का पंचानन राणा हमीर की है। और विषम घाटी का पंचानन का मतलब विषम परिस्थितियों में शेर की तरह रहने वाला, और वो है राणा हमीर। राणा हमीर का उल्लेख मिलता है। इसके बाद गोहिल साम्राज्य का संस्थापक, गोहिल वंश का वास्तविक संस्थापक, लालन पालन नागदा, राजधानी नागदा, छतरी नागदा। राज्य की प्राप्ति हरित ऋषि की कृपा से। उल्लेख मिलता है वेदनाथ मंदिर प्रशस्ति में। उदयपुर के अंदर रूप भट्ट ने संग्राम सिंह सेकंड के काल में लिखा था। इस बात का समर्थन मोहनोद नैन्सी और कर्नल जेम्स टोड भी करते हैं। ऐसा क्या हुआ था? वेदनाथ मंदिर में ऐसी कौन सी बात लिखी है जो इतिहास इस बात का, जैसे मोहनोद नैन्सी और कर्नल जेम्स टोड समर्थन करते हैं? अब एक बात सुनते हैं। कहते हैं कि बप्पा रावल पहले किसी ब्राह्मण के घर में गाय चराते थे। क्या चराते थे? गा चराऊं तो भाई पूरा डील को दड़ियो और गा रखा करते। अब रोटी हम गा चरा ले आया करते और बामणी रोटी दे दिया करते। अब कमें कि एक बार की बात है कि उनमें से एक गाय जो दूध दिया करती, वह दूध कुंदे श्याम का, और बप्पे की खाल खिंचाई हो जाए। बोले सारे दिन शायद तू गा चरावे, भूखो मर दो, तू दूध पी जावे। वो नाटक है भाई, मैं तो को दूध पीऊँ न। बप्पू को सोचे यार ये इसी की बात हो रही है कि आपा तो गाय न करने रहे, न आपा दूध पीवा। दूसरे दिन सोचिए कि काल है न गा की रुखाड़ी करनी पड़ेगी अपन।
और लेके डांग जानो ने लेके आप लठ है शाम के गोधूली को जी को टाइम हो गोधूली जानो नहीं शाम हो जावे जी हम गा घर का नहीं चलेंगे गोधूली का टाइम वो पहाड़ियाँ कभी छुप के नहीं बैठ गयो कि भाई गा किन्ने जावेगी और अपरली गाने हिलाकण रखी है बड़ो कोई न कोई सो आदमी है कि अपरली गाने हिला रखी है उठे के काटे दूध क्योंकि गा तो हिल रही है नहीं तो आज अपनी रोटी वाली खूज जाएगी। अब कह को गाया के में से गाय का झुंड जब चलता है तो एक गा अलग उठ जावे और गा जाके एक गुफा में चली जा। बप्पा रावल सोचे पक्को आई का मैं लुक रही उरी गाने रोज की चरावे उरी गुफा में दूध काट ले गावड़ी दूध देके ने उल्टी आ जा। गा भी ऐ बर्गी हो रही कोई न कोई आदमी है डांग लेके लुक लुक के गिलना चले गए दिखे तो यहाँ को कोई दर से को नहीं अंदर गयो गा के पीछे पीछे तो बटे एक ऋषि हा जी को नाम है आरित ऋषि तपस्या करा एक शिवलिंग है कि शिवलिंग गाय जाकर शिवलिंग पे खड़ी हो जाती है और गाय के दूध थनों से अपने आप दूध शुरू हो जाता है निकलना। बप्पू दर से देख के ने वो चक्कू अचंबू करो यार या तो कोई कौन का पर ऋषि वहां पे तपस्या कर रहा था उसकी तपस्या हुई बीच में भंग। अब उस समय ऋषियों का डर होता था कि कोई शराब ना दे दे चुपके से गा बारागी अरे गाना अंक ले। अब रोजाना की आरित ऋषि की करना गयो सेवा करना गयो ताकि कोई न कोई अगर मन में सोची हो तो बात दुर्भाव निकल जाए। आजकल तो बेचारे ऋषियों को तो जमाना ही को नहीं पर आजकल मोड़ियाँ कोई दो रहे सब सीधी सी बात थारे से ज़्यादा कुण जाने है ना। तो बी टाइम फिर आरित ऋषि की सेवा करने लगे कह कुछ दिनों बाद आरित ऋषि उन बोले कि काल सुबह तू थोड़ू तड़काऊ को बखत बाग पट्टे जल्दी आ जाए बाग पट्टे थोड़ो जल्दी आ जाए। बप्पो खा के टिकट सो गयो रात में क्या भी याद रहो गायन निर्णा गयो गा निर्णो जानो नहीं अरे चारों डालना गयो। अब बप्पो गयो बोल बाद में याद आई रही अपन तो आरित ऋषि बुलाए आरित ऋषि बुलाए। आ बात अचानक कोई बिना नए धोए भाग्यो आरित ऋषि आकर कहते हैं कि हारित ऋषि जब उस गुफा से वापिस आ रहे थे तब इस हारित ऋषि ने बप्पा रावल को कहा कि मुंह खोल तो कहते हैं कि बप्पा मुंह खोल लो। आरित ऋषि मुंह का थूक दियो पिक कर दी थूक क्यों और वो थूक पड़ गयो पगा में। आरित ऋषि ने कहा कि अगर ये पिक ये थूक आपके मुख में गिरता तो आप अमर हो जाते। लो थूक से भी आदमी टाइम अमर हो जाया करता। अचंभे की बात है शिव भगवान जब सूर्य भगवान आ जाते तो माताएं पुत्रवती हो जाया करती। कमाल की बात होता होगा अपने को क्या पता। तो कहते हैं बप्पा पीछे खिसका तो उसके पैरों में गिर गया वो पैर के ऊपर। तो आरित ऋषि ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा अगर ये मुख में गिर जाता तो आप अमर हो जाते। एक ही बात होता होता बप्पी सोची बेरो को नहीं मोडियो झूठ बोले एक साची। आरित ऋषि ने फिर बप्पा रावल को कहा कि एक स्थान बताया और उस स्थान में कहा कि यह था सोने के खजाना है उस सोने के खजाने को इकट्ठा करो और अपने राज्य का विस्तार करो। तो कहते हैं कि बप्पा ने उस सोने को एकत्रित किया अपनी सेना बनाई और सेना बना करके उस समय चित्तौड़ के ऊपर एक राज किया करता था राजा 734 ईस्वी को जिसका नाम था मानमोरी। क्या नाम था मानमोरी और मानमोरी को हरा दिया 734 ईस्वी को। चित्तौड़ के शासक मानमोरी को 734 में हराकर चित्तौड़ को अधिकार में कर लिया और राजधानी नागदा बना लिया। राजधानी क्या बना ली नागदा। अब इसने बाद में क्या किया सोने के सिक्के भी चलाए क्योंकि भी सोना आता था। तो मेवाड़ के अंदर सोने के सिक्के चलाने वाला पहला जो शासक है वो बप्पा रावल 115 ग्रेन का सिक्का चलाया 115 ग्रेन का सिक्का चलाया था इन्होंने जिसके सिक्के के एक पक्ष पे सूर्य भगवान की प्रतिमा भी अंकित करवाई थी। इस बात से पुष्टि होती है कि सूर्य भगवान के अपने आप को मानते थे कि हम सूर्य के वंशज हैं। ये बात अपन हुई किए थे। एक मैंने कहा था कि इनका राजू चिन्ह था राज चिन्ह में भी सूर्य की प्रतिमा मिले परंतु साथ ही साथ चित्तौड़ दुर्ग भी उल्लेख मिलता है। तो दो बातें हमने विशेष की यहाँ पे कि इनको जो राज्य की प्राप्ति हुई हारित ऋषि की कृपा से। कहानी कोई नहीं पूछता पर याद रहती है कि आरित ऋषि कौन थे ऐसा क्या घटना हुई। तो सोने की जो अथा भंडार बताया आरित ऋषि ने बताया और इसने फिर मानमोरी को हराता है 734 में। मानमोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है। नागदा को राजधानी बना लेता है। नागदा को क्या बनाया राजधानी। अब देखो चित्तौड़ दुर्ग को इसने जीता तो दिमाग में विचार आ रहे यार
इस चित्तौड़ दुर्ग को बनाया किसने होगा? कहते हैं कि 7वीं शताब्दी में चित्तौड़ का जो निर्माण करवाया था, चित्तौड़ दुर्ग जो बनाया था, उसका नाम चित्रांगद मौर्य था। चित्रांगद मौर्य था। 7वीं शताब्दी में चित्तौड़ बनाया था, चित्तौड़ का निर्माण करवाया था चित्रांगद मौर्य ने। उस समय गंभीरी नदी और बेडस नदी के तल के पास एक पठारी भाग है जिसे कहते हैं मेसा का पठार, जो 616 मीटर ऊंचा है। उस मेसा के पठार पे चित्तौड़ दुर्ग जो बना, उस समय चित्तौड़ दुर्ग के नाम से नहीं, चित्रकूट दुर्ग के नाम से बना। तो उस पहाड़ी का नाम भी चित्रकूट पहाड़ी कहा जाता है, चित्रकूट पहाड़ी। और इसका जो आकार था वो व्हेल मछली के समान था। तो इस चित्रकूट दुर्ग का निर्माण करवाया चित्रांगद मौर्य ने। चित्रांगद मौर्य ने करवाया। 7वीं शताब्दी के लगभग की ऐसी बात बताते हैं। गंभीरी और बेडस नदी के किनारे की बात है, मेसा के पठार पर बना हुआ है। कहाँ बना है? मेसा के पठार पर बना है। और इसे प्राचीन किलों का सिरमौर कहते हैं। राजस्थान का दूसरा प्राचीन किला माना जाता है। प्राचीन किलों का सिरमौर और राजस्थान का दूसरा प्राचीन किला। पहला तो बटनेर है, भूपत बाटी है ना। भूपत बाटी ने जाप्ता खां को हरा के अपने पिता भूपट्टी के याद में बनवाया था बटनेर दुर्ग, जो राजस्थान का सबसे प्राचीन दुर्ग है। प्राचीन किलों का सिरमौर कहते हैं, राजस्थान का गौरव कहते हैं इसको। प्राचीन किलों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव। और एक गढ़ शिरोमणि भी कहा जाता है, गढ़ शिरोमणि या गढ़ सिरमौर, गढ़ शिरोमणि या फिर गढ़ सिरमौर। और सबसे बड़ा दुर्ग है, सबसे बड़ा दुर्ग, सबसे बड़ा लिविंग फूड भी है और सबसे बड़ा दुर्ग भी, इसीलिए महादुर्ग का उपाधि दी गई इसे, मां दुर्ग भी कहा जाता है। अबुल फजल ने एक बात कही थी इसके बारे में कि गढ़ तो चित्तौड़ है, बाकी सब गढ़इये हैं। ऐसा गढ़ तो चित्तौड़ है, बाकी सब गढ़इये हैं। इसका एक उपनाम जो मारणा कुंभा का काल आता है, माणा कुंभा। तो माणा कुंभा इसके अंदर कुछ प्रवेश द्वार बना देते हैं और प्रवेश द्वार बना करके इसका रूप ही बदल देते हैं और इसका नाम पड़ जाता है विचित्रकूट दुर्ग, विचित्रकूट दुर्ग। ये था आपका थोड़ा सा बीच में क्या एक ट्रेलर, कौन सा? चित्तौड़ दुर्ग। तो अपने को ये बात समझ में आई और हमने पढ़ी कि आर्य ऋषि कौन थे, आर्य ऋषि ने कैसे इनको राज्य प्राप्ति का जैसे वरदान दिया था और ये राजा बने। फिर इस बात का समर्थन मोहम्मद नैन्सी भी करता है और कर्नल जेम्स टोड भी करता है। तो एक बात हमने पढ़ी कि 734 ईस्वी में चित्तौड़ के मानमौर्य को हरा करके, 734 में चित्तौड़ के मानमौर्य को हरा करके या मानमौर्य को हरा करके ये नागदा पर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेते हैं और नागदा को राजधानी बना लेते हैं। जबकि चित्तौड़ राजधानी इन्होंने नहीं बनाई, अधिकार किया चित्तौड़ पे, पर राजधानी इन्होंने नागदा बनाई। बात समझ में आई? बिल्कुल आपको समझ में आई होगी, क्यों नहीं ये बात लिख दी जाए? ठीक है, तो लो फिर हो जाए दो दो हाथ, लो भाई बप्पा के साथ। तो 734 ईस्वी को मानमौर्य या मानमौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया, चित्तौड़ पर अधिकार किया और राजधानी क्या बनाई? नागदा। पर अपन थोड़ा सा चित्तौड़ दुर्ग की बात कर लेते हैं। चित्तौड़ दुर्ग, जैसे ये मेसा का पठार है और इस मेसा के पठार पे ये बना आपका चित्तौड़ दुर्ग। ये मेसा का पठार, चित्तौड़ दुर्ग बना है मेसा के पठार पे। ये चित्तौड़ दुर्ग बना लो, मान लिया कि क्या है कि चित्तौड़ दुर्ग, और ये बना है मेसा के पठार पर। और दो नदियों का संगम है, एक है बेडच और एक है गंभीरी, गंभीरी नदी। इन दो नदियों के तट पे बना है और इसका जो निर्माण करवाया है चित्तौड़ दुर्ग का, चित्तौड़ दुर्ग का नाम निर्माण करवाया चित्रांगद मौर्य ने, चित्रांगद मौर्य ने। कौन सी शताब्दी में?
7वीं शताब्दी में, 7वीं शताब्दी के समथिंग की बात बताते हैं। 7वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ है। अब बात करते हैं चित्तौड़ दुर्ग की। एक तो कहा कि राजस्थान का प्राचीन किलों का सिरमौर है, प्राचीन किलों का सिरमौर है ये, सिरमौर। और राजस्थान का इसे गौरव कहा जाता है, जबकि राजस्थान का गौरव खेजड़ी को भी कहा जाता है। किसको? खेजड़ी, सम्मी, जाटी। एक है गढ़ शिरोमणि, इसे ही कहा जाता है गढ़ सिरमौर, इसे ही कहा जाता है महादुर्ग, इसे ही कहा जाता है विचित्रकूट दुर्ग, इसे ही कहा जाता है चित्रकूट दुर्ग, चित्रकूट दुर्ग। और चित्तौड़ दुर्ग राजस्थान का दूसरा सबसे प्राचीन दुर्ग और दुर्गों में सबसे बड़ा दुर्ग, इसीलिए इसे महादुर्ग कहा जाता है, गढ़ शिरोमणि कहा जाता है, प्राचीन किलों का सिरमौर कहा जाता है। व्हेल मछली के इसका आकार है, सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, रिहायशी किला है। इसी में जनता रहती थी, इसी में सेना रहती थी और यहीं पर राजा रहते थे। किसकी बात करें अपन? चित्तौड़ दुर्ग। और चित्तौड़ दुर्ग राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जहां पे कृषि भी होती थी। क्या होती थी? कृषि, कृषि होती थी। यहां पे खेती बाड़ी इसके अंदर ही करते थे, खेती बाड़ी भी इस दुर्ग के अंदर ही किया है। तो चित्तौड़ दुर्ग की स्थिति जो है मेसा का पठार, और ये मेसा का पठार 616 मीटर ऊंचा है, बेड़च और गंभीरी नदी के तट पर है। चित्तौड़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया चित्रांगद मौर्य ने 7वीं शताब्दी में करवाया है। प्राचीन किलों का सिरमौर, राजस्थान का गौरव, गढ़ शिरोमणि, गढ़ सिरमौर, महादुर्ग, विचित्रकूट दुर्ग और चित्रकूट दुर्ग कहा जाता है। और प्राचीन किलों में दूसरा सबसे प्राचीन दुर्ग है, दूसरा सबसे प्राचीन दुर्ग माना जाता है और सबसे बड़ा किला है, सबसे बड़ा दुर्ग है, सबसे बड़ा और सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। और सबसे पहला लिविंग फोर्ट भी यही है, जबकि दूसरा लिविंग फोर्ट जो रिहायशी किला है वो जैसलमेर है, जिसकी लकड़ी की छत है, वो लकड़ी की बनी, एकमात्र दुर्ग जिसकी छत लकड़ी की बनी हुई है वो है जैसलमेर दुर्ग। कौन सा? जैसलमेर दुर्ग। तो वो जैसलमेर दुर्ग के बारे की बात है। अब मैंने कहा कि 734 में मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है और नागदा राजधानी बना लेता है। तो दिमाग में कहीं ना कहीं आपके चित्तौड़ दुर्ग आया, कहीं ना कहीं देखो नहीं आया तो मैं आपको बता देता हूं कि चित्तौड़ दुर्ग दिमाग में तो आया थोड़ा बहुत। तो चित्तौड़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, ये दिमाग में चलेगा कि किसने निर्माण करवाया, कब करवाया, कहां पे है, कहां इसकी स्थिति है, कौन सी नदियों के तट संगम पे बना है, किस पठार पे, कौन सी पहाड़ी है। तो पहाड़ी का नाम भी चित्रकूट पहाड़ी है। कौन सी? चित्रकूट पहाड़ी के मेसा के पठार पर बनाई है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था उस समय? चित्रकूट दुर्ग। परंतु विचित्रकूट दुर्ग नाम दिया मारणा कुंभा ने। माणा कुंभा ने यहां पर क्या बनवा दिए? कुछ प्रवेश द्वार बना दिए, नया आकार दे दिया। नया आकार देते ही क्या हो गया? विचित्र रूप हो गया, है ना, चित्तर से हो गया विचित्रकूट दुर्ग। याद रहेगी? कोई डाउट है किसी को? एक बात हमने और पढ़ी और पढ़ा कि इसने सोने के सिक्के चलाए। क्या चलाए? सोने के। सोने के सिक्के चलाने वाला मेवाड़ का पहला शासक, सोने के सिक्के चलाने वाला मेवाड़ का पहला शासक है बप्पा रावल। याद रहेगी बात? 115 ग्रेन का सिक्का चलाया था, जिसके ऊपर सूर्य की प्रतिमा लगवाई थी। और जहां पर वो हरित ऋषि तपस्या करते थे वहां पे एकलिंग नाजी का मंदिर बनवाया। क्या बनवाया? एकलिंग नाजी का मंदिर। और वही एकलिंग नाजी का मंदिर गोइल वंश का कुल देव बना, जो पाशुपात संप्रदाय, लकुली संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर है ना, जिसका पुनर्निर्माण करवाया था रायमल ने। परकोटे का निर्माण राणा मुक्कल ने करवाया। शिव को समर्पित, ऐसी बात भी किए थे अपन। किसको समर्पित है? शिव को समर्पित। तो दो बातें और आ जाती हैं, यहाँ एकलिंग नाजी के मंदिर की बात आती है और एक सोने के सिक्के की बात आती है। और इन दो फैक्ट के साथ बप्पा रावल का इतिहास, बस इतना ही जो पेपर में फैक्ट आता है,
पेपर से बाहर, जैसे मैंने कहानी बताई, कोई नहीं पूछता कहानी। आपको कभी पूछता है कि बप्पा रावल को आर्य रिश्ते से राज्य की प्राप्ति हुई कैसे, 23 शब्दों में लिखे साहब। क्या आरएस के पेपर में थोड़ी बैठे, आपको ऑब्जेक्टिव लड़ना है साहब। कौन पूछा है कभी ऐसा, पूछे हैं क्या पेपर में? कभी नहीं पूछे, है ना, कभी नहीं पूछते कि हाँ ये जरूर पूछ सकते हैं कि बप्पा रावल को राज्य की प्राप्ति किस ऋषि की कृपा से हुई, हरित ऋषि की कृपा से। इसका उल्लेख मिलता है वेदनाथ मंदिर प्रशस्ति में, जिसका प्रशस्तिकार रचयिता है और रूप भट्ट है। किसके काल में लिखी गई? तो संग्राम सिंह सेकंड के काल में लिखी गई। इस बात का समर्थन कौन करते हैं? मनोज नैन्सी और कर्नल जेम्स टोड कहते हैं। फिर किसको हराया था? किस गोहिल शासक ने 734 ईस्वी में मान मोरी को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया? उत्तर है बप्पा रावल। बप्पा रावल ही करता है। राजधानी इनकी नागदा, लालन पालन है नागदा, छतरी नागदा, उपाधि हिंदवा, सूरज, चकवेर, राजगुरु, चार्ल्स मार्टिन और विप्र उपाधि का उल्लेख जो मिलता है कुंभलगढ़ प्रशस्ति 1460, रचयिता अत्रि और महेश। ठीक है, वर्तमान में कुंभलगढ़ प्रशस्ति उदयपुर संग्रहालय में। कोई डाउट किसी को, कोई शक है, कोई पूछना है कोई बात? समझ में आई सारी बातें? बाद में मैं पूछूंगा आपसे, ये टेंशन ना लो। हाँ, अभी तो मैं बता रहा हूं सारी बातें, फिर मैं आपसे पूछूंगा। और आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि कॉपी देख देख के बोलेंगे। क्यों? कॉपी देख देख के। पर कौन सी बात कहां से बोली जाएगी, कहां से पूछ ली जाए, पर पेज पलटेंगे इतनी बार में उत्तर आ जाएगा। तो एक है एकलिंगनाथ जी का मंदिर। क्यों ना हम दोबारा से एकलिंगनाथ जी के मंदिर की बात करें। एकलिंगनाथ जी का मंदिर, एकलिंगनाथ जी का मंदिर उस समय वो स्थान था कैलाशपुरी। वर्तमान में नाम है नागदा, और ये पड़ता है उदयपुर में। वर्तमान में कैलाशपुरी नागदा है। ठीक है, याद रहेगी। इसका जो निर्माण करवाया था, एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया, वो बप्पा रावल ने करवाया। और आपसे ये पूछ ले कि एकलिंगनाथ जी के मंदिर को वर्तमान स्वरूप किसने दिया था? रायमल ने। भाई पुनर्निर्माण कराएगा वही तो उसे वर्तमान स्वरूप देगा। तो पुनर्निर्माण किसने करवाया है? पुनर्निर्माण करवाया ऐसा किसने? राणा रायमल की लिख देता हूं, महाराणा आ जाते हैं इसमें, महाराणा रायमल करवाते हैं। जबकि परकोटे का निर्माण, परकोटा जानते हो ना, दीवार, परकोटे का निर्माण करवाया राणा मुक्कल करवाते हैं। याद रहेगी बात। इसमें दो विशेष बात पढ़े अपन कि एक तो ये लकुलिस नाम से एक ऋषि हुए हैं। याद रखिएगा, एक लकुलिस नाम से एक ऋषि हुए हैं। यहां के लोगों ने उसे शिव का अवतार माना। किसका? शिव का। इसी जगह वो पूजा करते थे। क्या करते थे? पूजा। और उसे शिव का अवतार ही माना जाता था। लकुलिस को मानने वाले ही क्या कहलाए? लकुलिस संप्रदाय। तो लकुलिस संप्रदाय या फिर पाशुपात संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर। यहां पे एक क्वेश्चन और निकलेगा कि गोहिल वंश किस संप्रदाय को मानते थे? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन। गोहिल वंश लकुलिस संप्रदाय या पाशुपात संप्रदाय को मानते थे। किसको? गोहिल वंश किस संप्रदाय को मानते हैं? गोहिल वंश का संप्रदाय। गोहिल वंश कौन से संप्रदाय को माने हैं? तो याद रखिएगा, लकुलिस या फिर पाशुपात संप्रदाय, इसको मानते हैं गोहिल। याद रहेगी बात? बोलो।
हमने एकलिंग नाथ के मंदिर की बात कर ली, और एकलिंग जी जो है वो गुहिलों का कुल देव है, कुल देवता है। पूरे वंश में यही पूछते जाते थे, कौन है? एकलिंग नाथ जी। याद रहेगी बात। कैलाशपुरी नागदा, वर्तमान में नागदा निर्माण बप्पा रावल, पुनर्निर्माण रायमल, परकोटे का निर्माण राणा मुक्कर ने। लकुलिश संप्रदाय पाशुपात संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर। तो गोहिल वंश किस संप्रदाय को मानते हैं? लकुलिश या पाशुपात संप्रदाय को मानते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, इंपोर्टेंट है, आया तो मैं पास पार्टी बनता वाला है ऐसा, याद रहेगी, इंपोर्टेंट बनता है क्वेश्चन। अब इसके बाद बात करते हैं अपन सोने के सिक्के। सोने के सिक्के, सोने के सिक्के चलाए साहब इसने, किसके? सोने के। अब सोने के सिक्के चलाने वाला मेवाड़ का पहला शासक है, किसके? सोने के। कितने ग्रेन का चला है? 115 ग्रेन का। तो नेक्स्ट बात आती है सोने के सिक्के चलाने वाला मेवाड़ का पहला शासक, मेवाड़ का पहला शासक कौन है जी? बप्पा रावल है जी, बप्पा रावल है। और 115 ग्रेन का सिक्का चलाया था, और सिक्के के ऊपर सूर्य की प्रतिमा, सिक्के ऊपर क्या अंकित करवाई? सिक्के के ऊपर सूर्य प्रतिमा अंकित करवाई, प्रतिमा अंकित, सूर्य का प्रतीक बनाया ऐसा, याद रहेगी। कोई डाउट है? बप्पा रावल याद हुआ? अगर पेपर में बप्पा रावल से क्वेश्चन आ गया, किसी को कोई डाउट? कोई डाउट है? नहीं, आज तो है नहीं, कल किसी को पता नहीं है ना? क्यों? क्योंकि आपने एक बागामा में कहावत है, एक धरे दूसरे की आज को नहीं, आज को बेरो काल को बेरो को नहीं, आज याद काल को बेरो। क्यों? नहीं, परमानेंटली याद होगा। सोच लो, याद है तो याद है, और सोच ली कि याद मेरे तो हुए को नहीं, तो माइंडली रोगे फिर, है ना? ऐसा मत सोचा करो। अब एक राजा आता है आगे, अलहट। कौन है? अलहट। अलहट नाम से एक राजा हुआ, अलहट, अलहट नाम से एक राजा हुआ इसी गुहिल वंश में, और उसकी उपाधि थी आलू रावल। क्या थी? आलू रावल। क्या थी? आलू रावल। जबकि बप्पा रावल की रावल उपाधि नहीं है, याद रखिएगा, बप्पा रावल की रावल उपाधि नहीं है। जबकि आलू रावल उपाधि किसने धारण की? अलहट ने। अलहट थोड़ा अलग प्रकार का आदमी था, राजधानी बदल दी, नागदा राजधानी से राजधानी आहड़ ले गया। कहाँ ले गया? आहड़। और आहड़ पड़ता है उदयपुर में। आहड़ उदयपुर में इन्होंने अपनी राजधानी बनाई, और आहड़ उदयपुर में ही इन्होंने वरा मंदिर बनवाया। वरा मंदिर मतलब आदि वराह मंदिर, जबकि आदि वराह उपाधि मिहिर भुज की है, और जय वरा उपाधि वत्सराज की है। आदि वरा यानी वरा मंदिर, और आहड़ उदयपुर में वरा मंदिर बनवाता है। आपको पता है कि एक वरा मंदिर अजमेर में भी है। कहाँ है? अजमेर में। अर्णोराज जो अन्ना जी, अर्णोराज जो चौहान वंश के शासक हुए हैं, अर्णोराज, अर्णोराज ने भी अजमेर के अंदर, पुष्कर अजमेर में वरा मंदिर बनवाया, और उस वरा मंदिर में विष्णु की प्रतिमा लगवाई। जब मुगल शासक जहांगीर आए, तो जहांगीर ने उस पुष्कर अजमेर में लगी वरा की यानी विष्णु की प्रतिमा को वहां से उठवाया और अरब सागर में फिकवा दिया। हो गया। अब साहब होना क्या था? बड़ी गजब घटना घटती है। यही अलहट एक विदेशी की लड़की से शादी करता है, हूण राजकुमारी से। हूणे राजकुमारी से विवाह करता है। किससे करता है? हूण राजकुमारी से विवाह करता है। और हूण राजकुमारी से विवाह कर लिया, ये राजपुताने का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था। राजपुताने की बात कर रहा हूं, भारत के नहीं, जो कि भारत का
पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह जो किया था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने, आपको पता है, सेल्यूकस जो सिकंदर का सेनापति था, सेल्यूकस जो सिकंदर का सेनापति था, सेल्यूकस की बेटी का नाम था हेलेना, है ना, हेलेना से विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब भारत में अंतरराष्ट्रीय जो विवाह करने वाला है वो चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य ने विवाह किया था एलना के साथ। एलना कौन थी? सेल्यूकस की पुत्री। सेल्यूकस कौन था? सिकंदर का सेनापति। सिकंदर का सेनापति, सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री हेलेना से विवाह किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह वो है चंद्रगुप्त। और राजपूताने का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह अलहट, अलहट, हट, हल हट, जिसकी उपाधि अल्लू रावल और जिसकी राजधानी आहट। वरा मंदिर बनवाता है, विवाह विदेश से करता है, हूण राजकुमारी से विवाह करता है। अब देखो, विदेश से अगर कोई लावड़ी होवेगी, विदेश से कोई आई होगी, तो वे आगे पीछे नौकर चाहेगा। क्यों? अपरली तूरे का पूरी काम कर लेता है कि नहीं? तो नौकरशाही का ये क्या बना? जनक। नौकरशाही का जनक भी मेवाड़ का शासक अलहट है। नौकरशाही का जनक कौन है? अलहट। पर कहते हैं जब अलहट राजा बने उस समय मेवाड़ व्यापारिक केंद्र बन चुका था, लोग इनसे व्यापार करते थे। व्यापार किया होगा तभी तो हूण राजकुमारी से विवाह हुआ होगा, क्योंकि हूण जो थे यहाँ पे व्यापार करने, और उन्होंने सोचा कि भी अलहट से अपनी लड़की की शादी कर देंगे तो संबंधी है, और संबंधी बनेगा तो यहाँ से अच्छा खासा माल ले लेंगे और चल बनेंगे। इसीलिए तो विवाह हुआ था उन राजकुमारी से। तो अब बात किसकी कर लें अभी? अलहट की। तो चलते हैं अगले शासक है अलहट की ओर। अलहट, लो भाई, अलहट उपाधि क्या है? बिल्कुल उसकी उपाधि आलू रावल है, आलू रावल। और इनकी जो राजधानी है, इन्होंने राजधानी जो बनाई वो आहड़ बनाई, और आहड़ पड़ता है उदयपुर में। कहाँ पड़ता है? उदयपुर में। और इसी आहड़ के अंदर इन्होंने बनवाया वराह मंदिर। क्या बनवाया? वराह मंदिर। अब वराह मंदिर का निर्माण जो करवाया है, निर्माण वो किसने करवाया है? अलहट ने। कहाँ करवाया है? कहाँ? आहड़ में। एक वराह मंदिर और भी है। तो हमने वराह मंदिर दो बात कर लिए, एक तो बात की है आहड़ की, और एक बात की अभी पुष्कर अजमेर की। पुष्कर है अजमेर। पुष्कर अजमेर में जो वराह मंदिर बनवाया, पुष्कर है अजमेर में, वो अर्णोराज ने बनवाया। किसने बनवाया? अर्णोराज। अर्णोराज, जिसे वो कहते हैं अन्ना जी, अन्ना जी या अर्णोराज। तो वराह मंदिर हमने पढ़ा कि एक तो पुष्कर अजमेर में है, दूसरा आहड़, आहड़ उदयपुर में है, आहड़ उदयपुर में। और एक जो है वो पुष्कर अजमेर में अर्णोराज ने बनवाया। इसमें लगी प्रतिमा को जहांगीर ने अरब सागर में फेंकवाया। वरा मतलब विष्णु। कौन है? विष्णु। विष्णु की प्रतिमा को जहांगीर ने अरब सागर में फेंकवाया, याद रहेगी बात। इसके बाद हम बात कर रहे हैं अगली। इनका विवाह हुआ हूण राजकुमारी से। किससे? हूण राजकुमारी। अलहट का विवाह होता है हूण राजकुमारी से। और ये जो विवाह था ये राजपुताने का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था। राजपुताने का पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह।
कारण क्या था हुन राजकुमारी के साथ अल्हट का होना? तो सिर्फ व्यापार। क्या था? व्यापार। क्योंकि मेवाड़ उस समय व्यापारिक केंद्र बन चुका था। हमने एक बात पढ़ी कि जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय जो विवाह किया वो चंद्रगुप्त ने एलेना से किया, और ये सेल्यूकस की पुत्री थी। सेल्यूकस सिकंदर के सेनापति हुआ करते थे। ये बात कॉमन सी है, आपके सभी के नॉलेज में है। आपसे कभी भी कोई पूछे, चाहे नींद में पूछ ले तो भी बता देते हो कि इतना तो याद है ही आपको, है ना। तो इसके बाद जो राजा आता है वो शक्ति सिंह। कौन है? शक्ति सिंह राजा बनता है। अगला राजा बनेगा शक्ति सिंह। अब देखो, इस शक्ति सिंह की बात अगर हम करें तो बड़ी गजब इतिहास आता है। अगला शासक है शक्ति सिंह। टाइम हो गया ना? चलो बंद करेंगे इसको। अभी थोड़ा सा दोबारा रिवाइज करता हूं। देखो, टॉपिक बड़ा रोचक था ये। चलो अब अल्हट नौकरशाही का जनक माना जाता है। नौकरशाही का जनक। नौकरशाही का क्या है? जनक। मेवाड़ का पहला शासक जो नौकरशाही का जनक है, मेवाड़ का राजपूताने का पहला शासक जिसने अंतरराष्ट्रीय विवाह किया हुन राजकुमारी से, नौकरशाही का जनक अल्हट। राजधानी आहड़, वरा मंदिर आहड़। एक बनवाया पुष्कर अजमेर में जो अर्णोराज ने बनवाया था। कहां बना है? एक पुष्कर अजमेर में बना जो अर्णोराज ने बनवाया। जहांगीर ने उसकी मूर्ति को अरब सागर में फिकवाया है। याद रह जाएगी। आहड़ इनकी राजधानी, नौकरशाही का जनक, उपाधि आलू रावल। बस इतना ही आज, कल पढ़ेंगे अगली क्लास में।